हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। जबरदस्त जबरदस्त, सारे लोग आए हुए हैं। जनाब, वालेकुम सलाम। कैसी हैं फायजा, किरण, डॉक्टर फरहत, कैसी हैं आप? सिदरा, मुख्तार, जबरदस्त। डॉक्टर, जनाब, जब मैं रिकॉर्डिंग आई हो रही। थी, जी जी। मैं 10 मिनट पहले ही आ गई थी और डॉक्टर फरहत और सिदरा मुख्तार ऑलरेडी थे मीटिंग में। वाह वाह, जबरदस्त। ये आलम शौक का, देखते जाइए। बिल्कुल। एक्सीलेंट। हाँ जी, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है फॉरगिवनेस के ऊपर। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो कि मुझे कई साल लगे सीखने में, और ये नहीं मैं कैसे माफ करूं, मैं नहीं माफ कर सकती ये वो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कोर्स किया था, ब्रीदिंग का था, योगा का। और उसमें उन्होंने कहा था कि कोई पुराना लतीफा होता है, मतलब कोई लतीफा आपने सुना, एक दफा सुनेंगे, दो दफा, तीन दफा, पांच छह दफा मुस्कुराहट भी नहीं आएगी कि हाँ सुना हुआ है। शुरू में आप हंस लेंगे, क्योंकि जब आप पुराना खाना नहीं खाते, आप एक लतीफा जो कि पॉजिटिव चीज है वो नहीं सुन सकते, तो आप अपने पुराने गम नोच नोच के क्यों आखिर कुरच कुरच के और उन्हें याद करते रहते, क्यों करना चाहते? तो वो बात मुझे कुछ समझ में आई। फिर एक मिनी कोर्स था फॉरगिवनेस के ऊपर ही, तो वो उसको मैं खोल ही नहीं रही थी ना, था मेरे पास कब से पड़ा हुआ था, और फ्री कोर्स था वो। तो फिर उसमें से जब मतलब वो बात जब जहन में बैठी कि हाँ यार बात तो सही है, कि जब हम पुराना खाना नहीं खाते और जोक तक हम नहीं सुन सकते बार बार, तो फिर ये बार बार गम को रिपीट क्यों करते हैं? सबसे पहली बात ये है कि इट्स अबाउट माइंड सेट। हमारा माइंड सेट हो चुका होता है, इस वजह से हम उसमें से हट नहीं रहे होते। एक आदत हो जाती है, मतलब तकलीफ की भी आदत हो जाती है। ठीक है, अनलेस कि हम चूज करें कि भाई हमें इस तकलीफ के अलावा भी जीना सीखना है। तो फिर वो फॉरगिवनेस का कोर्स किया, और बाद में क्योंकि उसमें अलाउड था कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं, तो दूसरों को भी सिखाया और उन्हें भी फायदा हुआ। एक बंदी थी जिसकी मैरिज तकरीबन खत्म पे थी, और काफी डिफिकल्ट उन्होंने टाइम गुजारा था। अस्सलाम वालेकुम जोया, जारा, कैसी हैं? तो वो फॉरगिवनेस के ऊपर, माफ करने के ऊपर आज का टॉपिक है हमारा। और मैं बता रही थी कि जिस तरह से हम पुराना लतीफा नहीं सुन सकते और बहुत पुराना खाना नहीं खा सकते, तो इसी तरह से पुराने गमों को हम याद क्यों करते रहते हैं, उसको दोहराते क्यों रहते हैं। तो बहरहाल उस सिलसिले में एक कोर्स जो किया, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि माफ करने का मतलब ये है कि पहले तो आप अपने आप को बचाने की ठाने के उस सिचुएशन में आप दोबारा पढ़े नहीं। ठीक है, और दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने माइंड को इस तरह से कंडीशन करें कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली, यानी इससे मुख्तलिफ मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक वही करती रहोगी जो करती रही हो, वही होता रहेगा जो होता रहा। ठीक है ना? तो ये चीज इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना होता है। खुद कर सकें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज माशाल्लाह मरियम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं हूँ एज अ लाइफ कोच। हम लोग ये काम आसान करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और ये हम करते हैं कोर्सेज के थ्रू, छोटे छोटे कोर्सेज जिनको कि आप सीख के और खुद प्रैक्टिस करें, या आपके साथ मिलके ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर, और उसको हम सेट कर पाते हैं आपके लिए। ठीक है ना? तो इस सिलसिले में हमारा अभी माशाल्लाह से एक बैच खत्म होने पे है। काफी अरसे से मरियम भी कर रही थी इसको, खुद कर रही थी, फिर हम लोगों ने देखा कि लोगों को अब जाहिर है कि कोविड की वजह से ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो हमने कहा कि एक की जगह दो कोचेस मिलके इसमें
हेल्प प्रोवाइड, सपोर्ट प्रोवाइड करें तो उससे फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह डॉक्टर फरहत ने 5 डेज़ का डेमो लिया था और किरण ने तो माशाल्लाह साइन अप किया पूरे 30 डेज़ का, और बहुत तेज़ी से इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है माशाल्लाह से। किरण मेरे साथ योगा की क्लास में भी होती हैं, डॉक्टर फरहत भी होती हैं। सुबह 6:30 बजे हमारी क्लास होती है पार्क में, पूरा पर्दे वर्दे का इंतजाम होता है, तो हम लोग वहाँ पर भी यही सब बातें कर रहे होते हैं और अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बूस्ट अप कर रहे होते हैं। तो माफ करने का जो सिलसिला है उसकी हिकमत ये है कि हम इसलिए नहीं माफ करें कि दूसरा डिजर्व करता है, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं माफ करें क्योंकि नहीं माफ करने में बड़ाई है वगैरह, वो उससे इनकार नहीं है, लेकिन माफ करने का मतलब ये है कि हम बाइरादा तौर पर अपने आप को इस बात पर राजी करते हैं कि अब मुझे इस तकलीफदेह चीज को याद करने और याद रखने की जरूरत नहीं है, और मुझे अब अपने जो जिंदगी है वो बेहतर ठप पे गुजारनी है। एक विक्टिम हो के मैं शिकार हूँ, मैं इस चीज का शिकार हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, ये मसला है, ये मुसीबत है, इस सारी लैंग्वेज से निकले, क्योंकि ये हमारी जो जबान से निकलता है वो हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको जाहिर करता है। तो जब हम अपने आप को उससे उससे मुनक़ता कर लेते हैं अपना ताल्लुक, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। आपको सोचिए कि आपके घर में एक टूटा सोफा है मिसाल के तौर पे, उस पे बैठना मुश्किल, उसको रखें तो देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा। तो अगर उस सोफे को सिरे से ही हटा दिया जाए या बनवा लिया जाए, तो क्या वो बेहतर है या वो टूटा हुआ सोफा बेहतर है? हटा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, टूटा हुआ सोफा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच कि आपने इसका जवाब दिया। वक्फा थोड़ी देर का इसीलिए देती कि मैं बोल रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि सबको सुला दिया मैंने लल्ला लल्ला लोरी करके, तो बीच में थोड़ा सा वक्फा दिया। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम कॉन्शियसली चॉइस करें, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद जो है ना, चाहे किसी भी हम तर्ज फिक्र को अपनाए हुए हैं, कोई सा भी हमारा मसलक हो, मजहबी मसलक कोई सा भी हो, 100 बात की एक बात है, जिंदगी का मैसेज है लिव डेलिबरेटली। लिविंग डेलिबरेटली जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये जो इस वक्त मैं काम करने जा रही हूँ या किसी को ये कहने जा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स देने जा रही हूँ, तो वो क्यों करना चाह रही हूँ और इसका नतीजा क्या होगा, और लॉन्ग टर्म में आखिरत में इसका मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, अल्लाह ताला के सामने मैं सुरखरू होंगी कि शर्मिंदा हूँ। ये 100 बात की एक बात है। तो उसमें ये कि सबर के नाम पे जो हमने ये समझा हुआ है, मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन है कि एक अंधा कुआं है और डालते जाओ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक वक्त आता है कि हमारी बस हो जाती है। किसी की कैपेसिटी कैसी होती है, कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, या फिर कोई कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर इतनी ज्यादा पड़ती है कि कम उम्री में भी उसकी बस हो जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं 27 साल की थी और मेरी हालत ये होती थी, मैं स्ट्रेस ले ही नहीं पाती थी, खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी। 27 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन मेरी बस हो चुकी थी। मेरी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई, हुई भी थी। मेरे पेरेंट्स बहुत सख्त मिजाज थे, मैं उनकी पहली औलाद थी, तो ज़ाहिर है तमाम तर जो एक्सपेरिमेंट्स थे, तजुर्बात थे, वो मेरे ही ऊपर किए गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि एज पेरेंट्स उनका भी पहला तजुर्बा था कि कितनी सख्ती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें। तो जब हम चूज करते हैं कॉन्शियसली कि हमें माफ करना है, तो हम एक्चुअली चॉइस ये कर रहे होते हैं कि अब मुझे इस गम में और इस तकलीफ में मजीद नहीं रहना, मुझे पुरसुकून रहना है। पुरसुकून रहने के लिए जो जो चीजें हम वो कर सकते हैं कि हम कॉन्शियस रहें कि इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ। आज मैं उस बात के ऊपर रिएक्ट करूं कि जो 25 साल पहले हुआ था, तो वो इंसाफ नहीं होगा, या तो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है, या क्योंकि 25 साल पहले मैंने कोई ऐसा रद्द अमल दिया था जो कि
मेरे लिए तकलीफ दे हुआ था जिसका नतीजा, तो आज मैं चुप हो जाऊं और घुट जाऊं, अपने आप को घोट लूं, वो भी कोई हल नहीं है, ठीक है। या मैं ये सोचूं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और फ्यूचर में मैं परेशानी प्रोजेक्ट कर दूं, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, सिनेमा अगर किसी ने देखा है तो आपने देखा होगा कि वो एक लाइट होती है जो कि एक सामने पर्दे के ऊपर या दीवार के ऊपर पड़ती है, और आपको वही चीज नजर आ रही होती है बड़े साइज, ठीक है। असल फिल्म इतनी सी होती है, छोटी सी, लेकिन वो जब उसमें से रोशनी जाती है तो दीवार के ऊपर एक अजीम शान साइज बन जाए होता है उसका। तो यही हमारा हाल होता है कि हम जब उस रोशनी को आगे फेंकते हैं, उस एनर्जी को आगे फेंकते हैं, तो हमें खौफनाक नजर आती चीजें, देव एकल नजर आती है, हालांकि असल में उसका साइज इतना ज्यादा नहीं है। इस बारे में कोई सवालात है यहाँ तक की तकरीर के अंदर? मेरा ख्याल है नहीं है कोई सवाल। अच्छा जी, तो बुनियादी तौर पर जो जी जी मैं कर सकती हूँ सवाल? प्लीज प्लीज, जैसे आप 2 करें 100 करें, बोलिए। छोटी है परेशानी, ठीक है, लेकिन अगर उस वक्त है और हम उस वक्त स्ट्रेस में जा रहे हैं या उस वक्त परेशान हो रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल बात है ना, जिस वक्त है वो परेशानी। डेफिनेटली नॉर्मल बात है, लेकिन देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके पास जो 24 घंटे का टाइम है, उस 24 घंटे के टाइम में आप ये तवक्को रखिए कि स्ट्रेस होगा और डिस्ट्रैक्शन भी होगी, ठीक है। कोई 20 से 30% जो है वो स्ट्रेस होगा, 10% जो है वो डिस्ट्रैक्शन लाजमी होगी आपको, ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि स्ट्रेस की शिद्दत क्या है और उसकी रेपिटेशन क्या है, कितनी दफा तवातुर से हो रहा है, और कितने अरसे पर मुहित है, कितने अरसे तक वो चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीजों की वजह से वो पता चलता है कि हमारा बर्नआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमें अपने आप को चेक करना होता है, यानी बेसिकली हमारी सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी खुद आगाही जो है वो हमें बढ़ानी होती है। तो यही वो चीज है जो कि हमारा जो सस्टेन्ड इनर कामनेस वाला कोर्स, तो मैं उसको नहीं कहूंगी, ये एक हमारी हैबिट फॉर्मेशन और स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि जिससे हम वो हुनर सीख सकें, वो सलाहियतें सीख सकें, जिससे कि हमारी आदत बने कि हमें स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है डे टू डे बेसिस के ऊपर, और लॉन्ग टर्म भी, या कोई खुदा ना खास्ता कोई शदीद चीज रूनुमा हो रही है तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है जी। तो इस चीज को जानने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, देखें स्ट्रेस में क्या होता है कि हम अलर्ट हो जाते हैं, हम मोहतात हो जाते हैं। जैसे आग के पास हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने कपड़े बचाते हैं, थोड़ा फासला रखते हैं, अपना हाथ भी ज्यादा आग के अंदर नहीं डालते, कोई गर्म चीज है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कपड़े के साथ पकड़ के उठाएं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है कि स्ट्रेस एक हद तक तो सही है, ठीक है, क्योंकि वो हमें अलर्ट होने में मददगार होता है, लेकिन अगर वो शिद्दत से हो या तवील अरसे तक हो या फिर बार बार हो रहा हो, तो फिर हमें बर्नआउट हो जाता है अगर कि हमें उसे हैंडल करना नहीं आता। तो मरियम अकरम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है हमारी ऑन पैनल, माशाल्लाह से 6 साल से ऊपर हो गए इनको मेरे साथ काम करते हुए, और हमारी कोशिश यही रही है, हम इसी मिशन के ऊपर हैं कि खवातीन को खास तौर पे घर बैठी जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, जिनको नहीं समझ में आता कि भाई ये चीजें क्यों हो रही हैं और कब तक हम सब्र करें या ये कैसे हैंडल करना है, उनको वो टूल्स, वो हुनर हम सिखा सकें, वो सलाहियतें दे सकें। क्योंकि आपको कोई चीज बता के नहीं आती कि जी अब मैं स्ट्रेस आने वाला हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेस होने वाला है, ये होने वाला है, अचानक से कोई चीज हो जाती है, तो हमारे पास वो टूल्स हो, टेक्निक्स हो, तो हमारे लिए उसको हैंडल करना आसान होगा। जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमें पढ़ना आता है तो हम वो किताबें पढ़ सकते हैं और इवेंचुअली इम्तिहान देते हैं और इम्तिहानों में पास होके आगे बढ़ते हैं। फेल कौन होता है?
کوئی جواب دے گا؟ کون فیل ہوتا ہے؟ جو کوشش کرتے ہیں. جو تیار نہیں ہوتے وہ فیل ہوتے ہیں. کوشش کرنے پہ بھی فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ میں سال بھر کی پڑھائی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک امتحان ہوگا، بڑا امتحان ہوگا، بیچ میں منتھلی ٹیسٹ ہوں گے یا ششمائی ہوں گے جو بھی، تو جب ہمیں پہلے سے پتا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے نا. جیسے آخرت کا ہمیں پتا ہے، اسی لیے تو ہمیں بار بار یہ وہ کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کریں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، سوچیں تولیں پھر بولیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، لیکن وہ اس سے پہلے جب تک کہ جنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی تیاری بھی تو کرتے ہیں. بعض اوقات پوری لائف ٹائم گزر جاتی ہے اور سپاہیوں کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں آتی، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو تیار نہیں رکھیں گے تو پھر اگر اچانک سے دشمن نے حملہ کر دیا، کوئی وار ہو گیا، تو آپ اب سنبھلیں گے کیسے؟ پیروں تلے سے تو زمین اکھڑ جائے گی، پاؤں اکھڑ جائیں گے آپ کے، پہلوں زمین نکل جائے گی، آپ کو لگے گا کہ آسمان پھٹ پڑا. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں along the way جہاں جانا ہے، جو کرنا ہے، اس حساب سے اپنے چیزوں کو ہمیں سیٹ اپ کرنا ہے. پھر نیکسٹ چیز جس میں کہ بعض لوگوں کے ساتھ تو مجھے آسانی رہی، بعض لوگوں کے ساتھ مجھے کئی سال لگے معاف کرنے میں، کہ جیسے اگر کسی نے میری والدہ کے ساتھ زیادتی کی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. اپنی امی کو ابھی بھی تکلیف میں دیکھ کے مجھے ہوتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم چوز کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم، ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مجھے شادی میں تو جانا ہے لیکن میں باتھ روم کی چپل پہن کے جاؤں گی. مکمل تیاری کے ساتھ جانا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو فائنل سٹیج ہوتا ہے، جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں سکھایا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دیں کہ may you be well. جو بھی اس نے کیا اس کا تو وہ خود ہی بھگتے گا نا. اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے یا جا چکی ہے بندی، تو وہ تو ویسے ہی قبر میں سہ ہی رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آخر کو ہمیں حکم بھی دیا گیا نا کہ بخشش کی دعا کرو اور معاف کر دو ساری چیزیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوتا ہے، راضی کرنا ہوتا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے. صرف لفاظی سے نہیں ہوتا. ہاں جی صبر کرو. صبر کیسے کرو؟ اس کے لیے پہلے آپ کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں مجھے تکلیف ہوئی ہے، ہاں مجھے برا لگ رہا ہے، ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے، ہاں میں شدید غم میں ہوں. ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طرح جیسے مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کلمہ زبان سے بھی ادا کریں، دل سے اقرار کریں اور دماغ سے بھی اس کو قبول کریں. اور چوتھی چیز یہ کہ اس کو عمل میں بھی ظاہر کریں کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ اس کو اللہ کو ہی ایک مانیں. یہ نہیں کہ خالہ کی پھپھی کی چچی سے ڈر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے سے ڈر رہے ہیں. اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی، ڈر ڈر کے نہیں گزرتی، کیونکہ خدا ایک ہے. ڈرنے کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ. تو اس کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں وہ بہت نیچرل ہیں. ہاں ہمیں وہ طریقے اپلائی کرنے نہیں آتے اور ہم اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ لے کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہمیں پھر وہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو کہ مریم نے مل کے میرے ساتھ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا، اور پورا پروگرام یہ کئی عرصے سے بیچز بہت سارے انہوں نے کیے. لیکن پھر اب ہم نے سوچا کہ اس کو ہم آج کل کے حساب سے بھی اس کو اپ گریڈ کریں، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی، جس میں کہ چھوٹی چھوٹی آڈیوز ہیں 4 منٹ سے 10 منٹ کی، اور اس کی کوئی فکس ٹائمنگز نہیں ہے کہ جی بس اتنی ہی دیر میں آپ کو کرنا ہے، اسی ٹائم کے اوپر یہ کورس ہوگا. فلیکسیبل پروگرام ہے. اور اگر کرن بات کر سکیں گی تو وہ بتائیں گی آپ کو اس کے بارے میں. تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آڈیوز کے تھرو مریم اس میں ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، اور میں خود یہ مریم کا پروگرام 4 دفعہ ریپیٹ کر چکی ہوں. اتنا زبردست پروگرام ہے یہ.
تو उससे ये होता है कि आपको अपने आप को समझना आ जाता है कि अच्छा मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो क्यों महसूस कर रही हूँ और इसको मैं बेहतर कैसे बना सकती हूँ. क्या मैं सिर्फ दिमाग से सोच रही हूँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन इसको कभी कभी तन्हा भी छोड़ दो. चौकीदार को आप घर के अंदर नहीं लेके आती, चौकीदार की जगह बाहर है. तो पासबान को उसी तरह इस्तेमाल करें कि हाँ बेहतर फैसले कर सकें, उसको परख सकें, नोक पलक दुरुस्त कर सकें, लेकिन सारे फैसले दिमाग के ऊपर नहीं छोड़ने. अलाइनमेंट करनी है हमें, दिमाग की और दिल की अलाइनमेंट के साथ चलना. एक पहिया कहीं जा रहा है और एक पहिया कहीं जा रहा है तो या तो डिजास्टर होगा या आप मंजिल पे देर से पहुंचेंगे. तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है हमारी जिंदगी में. और ये मतलब हर चीज इंसान माँ के पेट से नहीं सीख के आता, ये हमें सीखनी होती है. जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, सिंधी सीखते हैं, फिजिक्स वगैरह सीखते हैं, इसी तरह से ये चीजें भी, लाइफ स्किल्स भी सीखनी होती हैं. और इसको सीखने में आफियत है, क्योंकि आपकी जिंदगी बेहतर गुजरती है. आपको बिलावजह रिबत करने की जरूरत नहीं होती और ना ही अपने आप को लताड़ने की जरूरत होती है कि आप अपने आप से नफरत करते हैं. कि दूसरे को तो कुछ कह नहीं सकते तो सारा का सारा जो मलबा है वो अपने ऊपर गिरा लें, इससे भी कुछ हल नहीं होता. ना ही दूसरे के कंधों पे सारा वजन डाल देना कि इसकी वजह से हुआ, तो भाई उसकी वजह से हुआ, करने किसने दिया. और हमने भी अगर करने दिया तो हमने कुछ चीजें ऐसी सीखी भी जिसकी वजह से कि हम इस सोच में आए. ठीक है ना. तो ये मतलब चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे तो 30 दिन में आदत बन जाती है. पहला हफ्ता जो है हमने ऐसा रखा हुआ है कि लाइट वेट है, सेकंड थोड़ा सा बढ़ के, और आखिरी जो हफ्तों में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम अपग्रेड करते जाते हैं और थोड़ा से सवालात भी बढ़ जाते हैं, एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लेकिन उस वक्त तक आपको आदत बन चुकी होती है. तो आपको मिसाल देती हूँ कि कल हम लोगों ने एक एक्टिविटी डाली थी कि जिसमें अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कही थी हमने कि मैं काबिल हूँ, मैं काबिल कदर हूँ, और मेरी भी कोई वक़्त है. ये अना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि अपने आप को तस्लीम करना है कि भाई जैसे भी हैं, हर इंसान में खामी होती है, लेकिन जैसे भी हैं हम ऐसे हैं. और आखिरी जुमला था हर तरह से और हर रोज मैं बेहतर से बेहतर होती जा रही हूँ. तो एक्टिविटी ये थी कि सबको ऑडियो में ये चीज सेंड करनी थी, ये जुमले सेंड करने थे. तो एक खातून ने अपनी ऑडियो भेजी और उस ऑडियो में उनका बच्चा रो रहा था और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के ये जुमले जो है बोल रही थी. और उसके बाद फिर उन्होंने मैसेज किया कि थोड़ी देर बाद मैंने बच्चे को भी काम डाउन कर लिया और बहुत अच्छा रहा. हालांकि जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था तो मतलब एक हल्की सी जो है ना वो चिंगारी हुई, या कोई एक मतलब इशारा हुआ और वो फटफट, लिटरली उनके साथ ये होता था. इसी तरह से एक और थी जिनको के मेरे साथ मैंने जब योगा करानी शुरू की थी उधर पार्क में, तो मेरे साथ उनको 2-3 ही दिन हुए थे और उन्होंने मुझे आके कहा कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया. और ये रियल टाइम स्टोरीज हैं, मैं सिर्फ अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रही. ये तो डॉक्टर फरहत अगर अपना माइक खोलें तो वो बता सकती हैं. किरण ने देखा है कितने लोगों को वहां पर, हम लोग वाकई वहां पर हंस बोल रहे होते हैं. अस्सलाम वालेकुम किरण, मैंने आप कहा कुछ था कहना आपको, चाहेंगी? हाँ जी मैंने हाँ. कहा था आपको 2-3 दिन बाद कि मेरा डिप्रेशन काफी कम हो गया है. जी. तो और ये मजाक नहीं है, ये मतलब लिटरली मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात थी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इसमें खुश थी. मैं करके शायद नाम लेना जो है मुनासिब ना हो, तो क्योंकि आप खुद ही कह रही हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस करेज दैट यू हैव टेकन. आपकी बहादुरी को सलाम कि ये होता है और थैंक रियल यू है. सो मच किरण. ये रियल टाइम है. हम लोगों को बताने में शर्माते हैं, लेकिन जब तक हम ये चीजें बताएंगे नहीं और लोगों को पता नहीं चलेंगी कि ये रियल है, एंड इट्स ओके, हम इंसान हैं, हम लोगों के साथ ही ये चीजें होती हैं, और लेकिन ये हल भी हो जाती हैं.
بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھیں نہیں لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب وہ بار بار مجھے کنونس کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے تقریباً روزانہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں لیکن تکلیف تو ہوتی ہے, نہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. اپنے بارے میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے میرے 5 بچے ہیں. سب سے بڑی کی عمر 28 سال ہے, سب سے چھوٹی کی عمر 12 سال ہے, اور جب میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تو 27 سال کی عمر میں, اس سے جو میں نے ریکوری پروسیس شروع کیا اپنا, ٹائیکوانڈو سیکھی میں نے اور بہت سارے کورسز کیے جو یہ کل ملا کے اگر صرف کورسز کا ٹائم لیں تو تقریباً 500 گھنٹے کورسز کے ہیں. لیکن 500 گھنٹے کے صرف کورسز سے فرق نہیں پڑا, بلکہ اس کو جب میں سال بھر اپلائی کرتی رہی اور کئی سال کرتی رہی, اور مجھے اب تقریباً 24 سال سے اوپر ہو گئے ان سب چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے اور اپنی درستگی کرتے ہوئے, اپنی شخصیت سازی بہتر کرتے ہوئے. تو یہ تب جا کے میں اس قابل ہوئی ہوں کہ آج مجھے جب میں سیشن لیتی ہوں تو لوگوں کے ساتھ 8 منٹ سے 15 منٹ لگتے ہیں اور وہ بہتر فیل کرنے لگتے ہیں. جیسے کہ کرن نے ابھی خود ہی کہا کہ 2-3 دن ہی ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئے اور ان کا ڈپریشن جو ہے وہ جانے لگا تھا, کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم صرف فزیکل لیول پہ زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ میں جب ایکسرسائز کرواتی ہوں تو ایکسرسائز کے ساتھ جو ہماری تھاٹس ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, ہمارے ایموشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے, ڈی اسٹریس کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں کور کرتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کسی اور کو کوئی سوال کرنا ہے؟ تقریباً 3 منٹ رہ گئے ہمارے سیشن کو ختم ہونے میں. کوئی سوالات ہو تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. اس سیشن کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی انشاءاللہ شام رات تک یا کل تک انشاءاللہ. اینی کوسچنس؟ مریم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں بالکل کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ میم شرین, آپ نے اتنا اچھا زبردست سب کچھ بتایا ہے. لٹرلی مجھے تو سب لگتا ہے میں سمندر کے سامنے ایک بوند ہوں چھوٹی سی, ٹو بی ویری آنےسٹ. اچھا, یہاں پہ زویا اینڈ زارا نے کوئی سوال کیا تھا اسٹریس کے بارے میں کہ اسٹریس فیل کرنا از اٹ نارمل ان دا سچویشن. بالکل نارمل ہے, ہم اسٹریس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اسٹریس از آر اے پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کوئی انسان کہتے ہیں مجھے تو اسٹریس نہیں ہوتا, تو کوئی بھی انسان دیٹ از ناٹ اے نارمل بہیویئر. اگر کسی کو اسٹریس بھی نہیں ہو رہا بالکل, اگر اسٹریسفل سچویشن ہے اور اسٹریس ہو رہا ہے, اٹس نارمل. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسٹریس کب نارمل نہیں ہوتا؟ جب آپ اس کو آرام سے مطلب انوائنڈ نہیں کر پاتے, آپ ریلیکس نہیں ہو پاتے, آپ کے دماغ میں وہی ساری سوچیں چلتی رہتی ہیں, یا پھر آپ اس اسٹریس والی سچویشن میں اتنی اسٹریسفل نہ ہو اور آپ اوور ریئیکٹ کر جائیں. ڈز اٹ میک سینس؟ جنہوں نے بھی پوچھا تھا. اچھا, تو اسٹریس I'm صباحت. اوکے صباحت. میں جو جلدی میں آ گئی نا تو وہ میرے نام میں اپنا چینج نہیں کر سکتی. وہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, بچے کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ میرے کلائنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ سوری میری بیٹی کا نام ہے. چلے 1 منٹ 23 سیکنڈ باقی ہے, کسی اور کو سوال کرنا ہے تو بہت اچھا موقع ہے, ابھی کر لیں. ہمارے ساتھ عاتقہ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, یہ ان سے کافی عرصے سے آن لائن ہی بات چیت تھی فیس بک میسنجر کے تھرو. پھر میں نے ایک ویلنس کا پروگرام کروایا تھا, میں زمزمہ ڈیفینس میں ایک جگہ پہ ہوتی تھی, تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی وہاں پر. I hope عاتقہ doesn't mind saying this. لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فرق پڑا تھا اور اتنا اچھا رہا تھا. کیا خیال ہے عاتقہ, مبالغہ تو نہیں کر رہی؟ جی نہیں شیرین آپا, اس سے بھی بہت فرق پڑا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے آن لائن سیشنز لیے تھے جی جی جو ہم فون کال پہ کرتے تھے, جی جی تو ان سے بھی کافی فرق پڑا تھا, بہت زیادہ. مطلب ایک نا مجھے آرگنائز کرنے کا طریقہ آیا گھر کو, اپنی چیزوں کو, اپنی لائف کو. پھر اس کے بعد الحمدللہ. ٹھیک تو ہے جی, ماشاء تھینک اللہ یو سو بہت مچ. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت آگے بڑھائے, ترقیاں دے. تو آپ لوگوں کو ہمارے کوئی بھی پروگرامز کے بارے میں اور ڈیٹیلز چاہیے ہوں تو